नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल 4 कॉम्पिटिशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में आसपास सब मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं RS अग्रवाल की मैथ से बुक से एवरेज चैप्टर की क्लास 3 शुरू करने वाले हैं। इसमें हमने अभी तक 20 क्वेश्चन हमने किए थे और 21वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में था। ठीक है, जिन बच्चों को अभी तक पिछली क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दिख रही है उस पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। लिंक में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको कोई अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप कमेंट में टाइप नहीं कर सकते हो तो आप वहाँ पे फोटो क्लिक करके भेज सकते हो। ठीक है, और अपने सभी साथियों को ग्रुप में जैसा जोड़ें ताकि सभी साथियों को आराम से मैथ करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये जो क्लास का जो पर्पज है वो सीधा सीधा यही है, मैथ का डर खत्म करना। ठीक है, मैथ का डर खत्म, और वो भी क्या है, RS अग्रवाल बुक का। ठीक है, बहुत बच्चों में क्या होता है, RS अग्रवाल बुक के लिए क्या है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, तो वो आज सारी चीजें अब खत्म होने वाली है। ठीक, एक चीज और ध्यान रखें, ये जो क्लास है वो यूपी पुलिस, चाहे कांस्टेबल हो या SI हो, बिहार पुलिस, MP पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD, CHSL और MTS, टेट के लिए अगर देखा जाए तो CTET, यूपी टेट या फिर हरियाणा टेट या रीट, सभी के लिए क्या सफिशिएंट बुक है ये। ठीक है, अगर आपने ये RS अग्रवाल कर रखा है या कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप इन एग्जामों के लिए, जो भी वनडे एग्जाम जो होते हैं, वनडे जहाँ पे मैथ आता है, या बैंक का हो या चाहे SSC का हो या कोई स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, सभी के लिए क्या है सफिशिएंट है। तो आप इसको ना एक बार शेयर कर दें सभी सभी साथी। ठीक है, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, बहुत ही शानदार तरीके से होगा, एक नए अंदाज में होगा। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं। अब तक हमने 20 सवाल किए थे। पहला जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो ये था, 21वां सवाल होमवर्क के लिए था कि किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो कुल मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि हो जाती है। भाई देखो, किसी मेस में यानी किसी छात्रावास में, आप कह सकते हो किसी हॉस्टल में 40 बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, अब उसमें 10 बच्चे और आ गए तो बेटा कितने बच्चे, 50 बच्चे हो गए। तो बेटा अब जब पहले 40 बच्चे थे अब 50 बच्चे, तो खर्च बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? उसने बताया कि मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपए कम हो जाता है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो पहले मैस में कुल कितना मासिक व्यय होता था ये बताना। ठीक है, ये कल के लिए होमवर्क में था। ठीक है, तो चलो भाई इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो पहले बच्चे कितने थे बच्चे कितने थे, 40 बच्चे थे। ठीक है, 40 बच्चे थे। अब मुझे नहीं पता वो कितना खर्च करते थे, कितना खर्च करते, एवरेज उनका जो व्यय था, एवरेज एक्सपेंसेस था वो कितना था। ठीक है, तो बात करें इसकी, अगर मैं इसको 40 बच्चे हैं, इनका एवरेज क्या मैं x मान लेता हूँ खर्चे का, तो कुल खर्च करेंगे कितना, 40x खर्च करेंगे। मासिक जो व्यय होगा कितना, वो 40x होगा। बात आ रही समझ में? या तो बात समझ में आ रही होगी ना। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ते हैं कि बोला 10 विद्यार्थियों की वृद्धि होती है, यानी 40 पहले थे अब 10 वृद्धि हो गई। ठीक है, 10 वृद्धि हो गई यानी 50 हो गई। ठीक है, 40 से 10 बढ़े 50 हो गई। अब कह रहा है उसके जो मासिक व्यय है उसमें 2000 की वृद्धि हो जाती है, यानी जो मासिक व्यय है उसमें 2000 की वृद्धि हो जाती है। मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि, यानी 2000 जोड़ लो इसमें। ठीक है, 2000 जोड़ लिया। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला कि औसत में 200 की कमी हो जाती है, औसत में 200 कमी हो जाती है, यानी जो औसत है इसमें 200 की कमी हो जाती है, यानी x माइनस के 200 कर लो इसको। ठीक है, अब औसत का नियम क्या कहता है कि पदों का योगफल, सॉरी पदों की संख्या इनटू औसत बराबर पदों का योगफल आता है। आता है नहीं आता है? यानी पदों की संख्या इनटू पदों की संख्या इनटू पदों का औसत बराबर पदों का योगफल। मैं इन दोनों के बीच में इनटू कर दूं तो ये बराबर बन के ये वैल्यू बन के आएगी, आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, चलो हम इसको करते हैं। तो 50 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 50x हो गया हमारा, इनटू 50 का मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो 5 दूनी 10, सॉरी इनटू नहीं, माइनस लगा दो माइनस लगा दो। ठीक है, 50 कैसे कर देंगे तो 5 दूनी 10, 1 2 3, 1 2 3, 10,000 हो गया, बराबर 40x प्लस के 2000। ठीक है भाई, 2000 हो गया हमारा। अब देखो क्या करेंगे इसको, मैं x वाली संख्या एक साइड ले लूंगा और वैसी जो नॉर्मल जो संख्या है उनको एक साइड ले लो। कहने का मतलब बीजगणितीय संख्या एक साइड और अंकगणितीय संख्या एक साइड पे। ठीक है, तो 50x माइनस के 40x बराबर 2000, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 10,000। ठीक है भाई, 50 में से जब 40x जाएंगे तो 10x बचेगा, 10x बराबर 10 2 12, 12,000 हो गया बेटा। ठीक है, 12,000।
एक्स से मतलब 0 से 0 खत्म हुई, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 1200 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी है 1200 आ गई। अब बोला है उसने, क्या बोला है, तो पहले मैच में कुल कितना मासिक व्यय होता था पहले, यानी 40 बच्चों पर पहले बेटा कितना व्यय होता था 40 एक्स होता था, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कितनी है 1200 है, तो मुझे कुल वैल्यू निकालनी है, तो 40 इंटू 1200 लिखूंगा मैं इसको, कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 जीरो और 12 चौक 48, 48,000 पे खर्च होता है, ठीक है भाई। अगर आपको सवाल में ये भी पूछ सकता है कि 50 बच्चों के आने के बाद में कितना कुल व्यय होता है, तो आप क्या कहोगे बेटा, 50 बच्चों का 2000 भरते हैं ना, 48 प्लस 2000 जब लिखोगे बेटा, क्वेश्चन का मूड है, एग्जामिनर का मूड है, कुछ भी इसको क्वेश्चन घुमा सकता है बेटा, कहेगा इसको 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, आपको क्लास खत्म होने के बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। ये जो क्लास है सुबह 10 बजे है, अभी थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है, तो इसलिए क्या रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है, जैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, अभी 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा समस्या कुछ ऐसी बनी हुई है कि टाइम टेबल फिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको ये 10 बजे आपको क्लास मिल जाएगी सुबह, और डेली आपको सुबह मिलेगी, और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने सभी साथियों को ज्वाइन करा भी सकते हो, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार रिवर्स करके देखें वीडियो को, फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, फिर इसके बाद में देखते हैं आपको किस तरह से समझ में नहीं आता। जिम्मेदारी हमारी है आपको मैथ सिखाने की, तो मैथ सिखा के रहेंगे, ठीक है। अब बोला निम्नलिखित संख्या को औसत कितना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं से निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है ये बताना आपको। देखो संख्या कितनी दे रखी है 76, ठीक है। इसके बाद में 48, इसके बाद में कितना दे रखा है आपको 84, इसके बाद में कितना दे रखा है 66 और 70 और 64। ये आपको ये दे रखा है, संख्या दे रखी है। इनका औसत जब निकालेंगे तो औसत निकालेंगे क्या होता है बेटा, इनको पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। इनका योगफल निकाले प्लस जोड़े जाएंगे, निकालने जोड़े जाएंगे, ठीक है। जोड़ लो भाई, पहले जोड़ेंगे तो 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 6 24, 24 और 4 28, 24 4 28 ऐसे लगी, तो 7 और 2 9 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया, 21 और 6 27 हो गया, 27 7 34 हो गया, 34 और 6 40 हो गया, 40। अपोन में पद कितने हैं, पद कितने हैं बेटा, पद कितने ये बताना आपको, पद कितने हैं, पद कितने हैं, देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 पद है, ठीक है। 6 पद हो गए बेटा, से काटेंगे 6 6 36, 6 36, ठीक है। 4 बचा कितना 4, 48 हो गया, और 6 48, यानी इनका जो औसत है कितना 68 है, कितना है औसत 68 है, ठीक है। औसत क्या है 68 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक छुपा हुआ, मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखो पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या, देखो पूर्णांक और ठीक है, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, जो पूर्णांक जो संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है वो कितनी होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है पूर्णांक। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत और पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक जो होता है वो 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 जो भी होता है, ठीक है। ये जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से चालू होता है, 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन यहाँ पे सवाल में एक चीज बोली है कि धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, आप एक चीज समझना कि यहाँ से देखो एक, यहाँ से एक मैं एक नंबर लाइन बनाने की कोशिश आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब जो यहाँ से देखो ये जो नंबर लाइन है वो क्या शो कराती है हमें, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो हम देखो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है वो क्या है हमारे नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे आगे के लिए धनात्मक है। लेकिन जो जीरो जो है वो क्या है हमारा, जीरो ना तो हमारा धनात्मक है ना ऋणात्मक है, मेरे बात को, जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये क्या है कि न्यूट्रल नंबर है, वो ना तो अभाज्य है ना भाज्य है ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, ये न्यूट्रल नंबर है। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो देखो ये जो संख्या है हमारी, ये तो ना तो धन है
पूर्णांक जरूर है लेकिन धनात्मक नहीं है, इसको हम प्रॉपर धनात्मक नहीं कह सकते क्योंकि इसे धनात्मक बोलेंगे तो ऋणात्मक भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बीच का नंबर है ना। जितना हिस्सा इसमें देखो, जितना हिस्सा इसमें धनात्मक का है उतना ऋणात्मक का है। अगर आप ऐसे देखें कि इसमें ना तो ऋणात्मक है तो ना धनात्मक भी है, धनात्मक भी नहीं है ना, इसलिए क्या ये जीरो हट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आपसे, अब आगे बढ़ते हैं। तो 100 धनात्मक, 100 प्रथम धनात्मक पूर्णांक धन पूर्णांकों का हमें औसत बताना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 डॉट 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 100, भाई इनका औसत बताना है। हमें क्या करना है, इनका औसत बताना है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई अब ऐसे या तो इनको जोड़ो, 1 और 2 3 हुआ, 3 और 2 3 और 3 6 हुआ, ऐसे करके जोड़ते जाओ तो भाई बेटा बहुत लंबा पड़ेगा। आप इसको n पदों के योगफल से निकालो तो भी बहुत लंबा कंसेप्ट पड़ेगा। हमें क्या है, हमें पैटर्न ऐसा देखना है जो आसानी से हो जाए, ठीक है। अब बेटा जब भी तो डर खत्म होगा। डर क्यों बनता है मैथ को पढ़ने के लिए, उसमें कंसेप्ट ऐसे ऐसे बता देते लोगों कि मतलब उसको करना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है, कठिन होता है। तो बेटा डर खत्म करने के लिए चीजों को आसान बनाना सीखेंगे हम, आसान बना के हम करेंगे वो चीजें सीखेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको पहला पद लो, अंतर समान है ना, देखो अंतर समान चल रहा है, इसके यहाँ से यहाँ तक एक का अंतर, यहाँ से यहाँ तक एक का अंतर, जैसे चलोगे सीरीज में एक का अंतर चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस के एल, मैंने पिछली बार बताया था, पहली क्लास मैंने सारे फॉर्मूले समझा रखे हैं, तो वहां से आप समझ सकते हो पहली क्लास में औसत में, ठीक है। तो दो करो, क्या पहला पद क्या है हमारा 1 है, प्लस अंतिम पद लास्ट पद क्या है हमारा 100 है, अपॉन के 2, बराबर कितना हो गया हमारा 100 और 1 101 हो गया, अपॉन के 2, इसको जब काटोगे तो 50 दूनी 100 और पॉइंट 1 है तो 0.5 हो जाएगा, 50.5, 10.5 हो गया हमारा आंसर, हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगला सवाल, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई क्या प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना हो, प्रथम 9 अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, प्रथम 9, ठीक है। तो हम देखेंगे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या परिभाषा क्या है ये पहले ये बताओ। मैं अगर आपसे पूछूं कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वो संख्या है जिनमें एक से वह खुद से ही भाग जाए, वह संख्या जो एक से वह खुद से ही विभाजित हो वही क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपका 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, जो 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 ये संख्या है 2 है, देखो 2 क्या है, सम है लेकिन अभाज्य भी है, 2 क्या है, सम है और अभाज्य भी है, इसलिए क्या है प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, आपको 2 भी कह सकते हैं। 2 से पहले क्या है हमारी 1 है, वो एक खुद से वह खुद से भी जाएगी, इसलिए तीसरा तो ऑप्शन है ही नहीं है हमारा, ठीक है। इसलिए वो ना तो सम है ना अभाज्य, अभाज्य ना वो आपकी ना अभाज्य है ना भाज्य है, वो पहली वाली संख्या, ठीक है। दो जो है वो क्या है, एक सिर्फ एक से जाएगा और 2 से जाएगा, एक से जाएगा और 2 से जाएगा। और मैं 3 की बात करूं, 3 भी क्या एक से जाएगा और 3 से जाएगा। और 4 की बात करता हूं मैं, तो वो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा। तो जो खुद से और वह 1 से ही डिवाइड हो वो अभाज्य संख्या होती है, जो खुद से और वह 1 से खुद व 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो बोला क्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या को हमें औसत बताना है, तो सबसे पहले 9 अभाज्य संख्या निकालेंगे हम। तो देखो 2 3 2 3 के बाद क्या कहोगे, 5 कहोगे, पता तो चलना साथ में, ठीक है। 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 7 के बाद क्या आएगा, 8 नहीं आएगा, 9, बेटा कुछ बच्चे 9 सोच रहे होंगे, 9 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 9 को बेटा हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम 9 से कर सकते हैं, यानी इन दो के अलावा सेल्फ से और 1 से डिवाइड करने के बाद में 3 संख्या बची, तो वहां पे हम नहीं कर सकते हैं। 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 बिल्कुल आएगा, 11 आएगा, 11 का 12 आएगा, नहीं आएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 जो हमारी क्या सिर्फ 1 से बाद 13 से डिवाइड हो रही है, 14 आ जाएगा, नहीं आएगा, 15 बोलो 15 आएगा नहीं आएगा, कुछ बच्चे कह रहे आ जाएगा, बेटा नहीं आएगा, क्यों, 15 जो बेटा 1 से डिवाइड हो रही है, 3 से हो रही है, 5 से हो रही है, 15 से हो रही है, ठीक है, तो 15 नहीं आएगा। इसके बाद 16 भी नहीं आएगा क्योंकि 16 सम है, ठीक है, भाज्य भी है। 17 आ जाएगा, 17 आ गया, ठीक है भाई, 17 आ गया। इसके बाद देखो 17 18 आएगा, नहीं आएगा, 19 आ जाएगा, 19 आ गया। तो 20 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, तो ये विषम है लेकिन अभाज्य भी नहीं है, ठीक है, भाज्य है वो। 22 नहीं आएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। काउंट करते हैं कितनी हुई संख्या, फिर इसको आप देखेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हुई, ठीक है। चलो भाई अब इनका काउंट करेंगे, क्या काउंट करो, देखो भाई 2 और 3 5,
5 5 10, 10 7 17, 17 और 11, 17 और 11 कितना हो गया 18, 28, 28 और 3, 28 और 3 31, 41 हो गया, 41 और 4 48, 41 और 7 48, 48 10 58, 58 और 9 67, 77, 77 और 23 कितना हो गया 77 और 23 100 हो गया। यानी इन 9 अब प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। मुझे औसत निकालना है तो पद कितने में 9 है। ठीक है, 9 से काटेंगे इसको। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन किस लैंग्वेज में है, पॉइंटों में नहीं। देखो ये संख्या क्या पॉइंटों में जाएगी, हमें पहले ये भी चेक कर लेना है कि पॉइंटों में ऑप्शन है या सही वटे में है। इस तरह से देखो 9 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा। पहला पॉइंट, दो पॉइंट तो हमारे कट चुके हैं, 2 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। ठीक है, अब तो क्या करेंगे 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 बचा कितना 1/, ऑप्शन क्या है 11 सही, 11 सही में 2 ऑप्शन है बेटा, 11 सही 2/9, 11 सही 1/9, तो हमारा क्या 11 सही 1/9 सही होगा। तो यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आप इसको थोड़ा चेक भी कर सकते हो, स्टेप टू स्टेप चेक कर सकते हो। जैसे पहला स्टेप किया तो हमारा कितना और ऑप्शन से मिल रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन नहीं मिल रहा उसको साइड कर दो। ठीक है, फिर थोड़ा आगे स्टेप करो, अगर कोई कॉमन चीजें मिल रही है, जैसे 2 ऑप्शन है हमारे सी और डी में, 11 सही 2/9 और 11 सही 1/9, तो यहाँ पे आपको 11 पे 2 ऑप्शन मिले, तो यहाँ पे आपको स्टेप आगे पूरा करना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको ऑप्शन बेस पे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। बोला क्वेश्चन नंबर 25 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, काफी मजेदार भी है और कहीं परीक्षा में आया है, एसएससी परीक्षा में आया है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का औसत बताना है। देखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का औसत, देखो वर्ग क्या करेंगे इसको। देखो भाई, पहली जो प्राकृतिक संख्याओं कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक, अब इनका मुझे वर्ग निकालना है, तो बेटा इसका कितना हो जाएगा, 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा, 10 का 100 होगा। बात है इतनी समझ में, ये तो नॉर्मली बात है। तो बेटा जो बच्चा स्टार्टिंग करता है तैयारी की, वो वहां से यहाँ पे चीजें जानता है। ठीक है, तैयारी का बेटा जो 5th 6th में पढ़ता है वो भी जानता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, अब लेकिन बात आ रही है कि इनके योगफल बताना, इनका औसत बताना, तो औसत बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका योगफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, योगफल निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे योगफल बेटा, अब जैसे ये तो जनरल सी बात है, इसको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन काउंट करने टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनके वर्गों का योगफल निकालेंगे। तो बेटा अगर सपोज कर दिया तो 10 तक है, अगर मैं इनको आगे भी दे दिया जाए, आपको आगे भी दे दिया जाए कि मान चलो 1 से लेकर 100 तक के वर्गों का योगफल कितना होगा, या 1 से लेकर 100 तक के वर्गों का औसत क्या होगा, तो आप कैसे काउंट करोगे बेटा, ऐसे लिख लेके काउंट थोड़ा करोगे। तो एक फॉर्मूला नोट करो कि मुझे जब वर्गों का योग निकालना हो तो क्या होगा, वर्गों का योगफल क्या होता है, वर्गों का नोट कर लेना इसको, वर्गों का योगफल, योगफल योग बराबर 1/6, 1/6 एन, फिर एन प्लस के 1, 2n प्लस के 1। ठीक है भाई, 2n प्लस के 1। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। n क्या होगा, n हमारी अंतिम संख्या होगी, चाहे आपके 10 हो या 20 हो या 30 हो या 50 हो या 1000 हो। ठीक है, बट क्या करेंगे 1/6 लिखेंगे, 1/6। ठीक है, इंटू n कितना 10 है हमारा, 10 हो गया, इंटू 10 और 1 11, इंटू 10 दूनी 20, 20 और 1 21 हो गया हमारा। ये हमारा योग निकलेगा, क्या निकलेगा, योग निकलेगा। बेटा काटो से, 3 से काटा इसको 2 बार, 3 से काटा इसको 7 बार, 2 से काटा इसको 5 बार। ठीक है, कितना हो गया 11 पन्ना 55, 55 इंटू 7 करोगे, 55 इंटू 7 जब लिखोगे आप कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, हाथ से लगी 3 और 7 पंजे 35, 35 और 3, 35 3 38 हो गया, यानी 385 इनका योगफल आ गया। मुझे क्या निकालना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। पद कितने हैं, आप संख्या कितनी है 10 है ना, तो आप और मैं 10 लिख दो। ठीक है, 10 लिखा हुआ है, 1 0 तो एक पॉइंट लगा दो, 38.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा। क्या हुआ इसका आंसर, 38.5 हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी शानदार। ठीक है,
करने की कोशिश करो भाई से। देखो भाई, दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है और सी तथा ए का औसत कितना है 21 है, तो ए का मान बताना है। इस तरह का सवाल मैंने आपको पहले भी करा रखा है, तो फिर से समझो इसको कि ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत कितना है, कितना है 20 है, कितना है 20 है, ठीक है 20 है। बेटा इनका अगर मैं योगफल निकालने की बात पूछूं, आप बेटा इनका योगफल कितना होगा, टोटल योगफल कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, दो पद है, औसत हमारा 20 है, तो कितना हो जाएगा हमारी 40 हो जाएगा, 20 में 40 हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस सी का योगफल अगर मैं निकालने की बात करूं तो इनका औसत कितना है, औसत है इनका 19, औसत है इनका कितना 19 है, क्या हो जाएगा ये हमारा 19 दूनी 38 हो, ठीक है। ऐसी बात सी प्लस ए की लिखेंगे। सी ए का औसत कितना है, आपको बोला 21 है, सी ए का औसत कितना 21 है, ये 21 हो गया, 42 हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे काउंट करने की, ठीक है। देखो कितना है, देखो काउंट करते हैं तो देखो एक ए यानी 2 ए हो गया हमारा, ठीक है। बी बी यानी प्लस के 2 बी हो गया हमारा, प्लस सी और सी यानी 2 सी है हमारे पास में, 2 सी है ना, बराबर कितना है हमारे पास में, 4 2 और 8 10, 10 की 0 हुआ हमारा, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12 यानी 120, ठीक है भाई 120 हो गया। अब लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, दो ए है, यहाँ पे 2 बी है या 2 सी की वैल्यू बराबर 120 है टोटल, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 है, 2 से कटेगा 120 कितनी 60 बार, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर ए यानी इनकी वैल्यू कितनी 60 है, मुझे a की वैल्यू बतानी है। तो एक चीज था बेटा, मैं अगर a प्लस बी प्लस सी में से अगर b प्लस सी को हटा दूं तो क्या a मिलके नहीं आएगा मुझे, ठीक है। देखेंगे b प्लस सी की वैल्यू क्या है, b प्लस सी की वैल्यू कहाँ, ये रहा हमारा, ठीक है b प्लस सी, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी 38 है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 38 है बेटा, b प्लस सी की वैल्यू 38 है यानी तीनों की वैल्यू 60 है, तीनों की वैल्यू 60 है और मैं इसमें से 38 घटा दूंगा यानी बी प्लस सी की वैल्यू घटा दूंगा, मुझे ए निकल के आएगा, तो क्या हो जाएगा 10 में से 8 के 2, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से तो 22 जो है, ए की वैल्यू कितनी है 22 है, ए की वैल्यू कितनी है 22 है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, चलो सेम पैटर्न पे यही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27 सेम पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम पैटर्न पे सवाल है, देखो भाई क्या करेंगे, ए तथा बी की औसत मासिक व्यय 14,000 रुपए है, बी तथा सी की और मासिक औसत औसत जो है कितना 15,600 है और ए सी का कितना है 14,400 है, तो मुझे बी की मासिक आय बतानी है। तो मैं इसको, आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, तो मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ। ए बी का कितना है, ए बी का कितना है, कितना 15,000 है, 14,000 है, ये कितना हो जाएगा 14 में 28 यानी 28,000 होगा टोटल इनका, बात आ रही समझ में। बी प्लस सी का कितना है, बी प्लस सी का कितना है, तो 15,600, 15,600, इनका जब टोटल निकालेंगे, इनका टोटल निकालेंगे तो इनका डबल हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 है, हासिल लगी 1 और 5 दूनी 10, 10 और 11 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3 यानी 3,000 फिर 31,200 हो गया। ऐसे सी प्लस ए का निकालेंगे हम, सी प्लस ए का निकालेंगे तो कितना 14,400 है, 14,400, तो 14 दूनी 28 और 4 4 दूनी 8 यानी 28,800, 28,800, ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मैं काउंट करूंगा तो सीधे सीधा क्या ले सकता हूँ मैं इसको, अभी मैंने पैटर्न समझाया तो इसको ले सकता हूँ 2a प्लस के बी प्लस के सी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बराबर। अब इनको काउंट करना है तो देखो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो ऐसी आ गई हमारी, 8 और 2 10, 10 की जीरो हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18 हासिल लगी 1, हासिल लगी 1, ठीक है। 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया और 6 और 2 8 हो गया यानी 88,000 हो गया, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको 88 को, 44 बार 44,000 हो गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 44,000, कितना 44,000, ठीक है 44,000 हो गया, ठीक है 44,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, वो एक बी की मासिक व्यय बताना बी का, ठीक है, बी का मासिक आय बताना है, बी की मासिक आय बताना है, तो बी की मासिक आय क्या होगी, मुझे ऐसा कोई चीज लेनी है जो बी रखना है ना मुझे, तो ए और सी हटाना मुझे, तो ए और सी किस में है बेटा, ए और सी देखो इसमें किस में है, इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, ए सी या सी ए जो भी है, तो इसकी जो वैल्यू कितनी है 28,800 है, वैसे 28,800 को क्या करूंगा माइनस कर दूंगा, मुझे क्या निकल के आ जाएगा बी निकल के आ जाएगा, तो डबल जीरो हो गया हमारा। 10 में से 8 गए 2 बचा, यहाँ बचा कितना 3, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचा 3, ये 15,200, 15,200 क्या है
15,200 कितना है, बी की आय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल करने की कोशिश करें। ये आपके सामने है, बोला है, जो भी बोला समझे उसको। पहले अपना थोड़ा सा अपने भी घोड़े खोला करो भाई, कि अपने घोड़ों को मतलब बैठे बिठाए आपको दाना पानी पिलाते पिलाते रहोगे। ठीक है, तो बोला है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के अंक प्राप्त अंक कितने हैं, 68, 69 और 48 हैं। शेष विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, ये आपको बताना है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, समझने वाले को लिए है। तो बेटा जो समझने वाले वो समझ जाएंगे। बेटा सबसे पहले इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, बच्चे पता होना चाहिए, टोटल बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो आपसे ने क्या बोला कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितने, 63 है। टोटल बच्चों के औसत अंक कितने, 63 है। 3 के ये दे रखे और 6 के पूछे, 3 के दे रखे 6 के पूछे। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यानी टोटल छात्र कितने हैं, 3 तो ये है और 6 ये है। 6 मतलब 3 दे रखे हैं और 6 पूछे, 3 दे रखे हैं 6 पूछे। एक बार रिपीट फिर से, 3 स्टूडेंटों का डाटा दे रखा है, 6 का पूछा है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आप कहोगे 9 है। तो ठीक है, तो 9 का जो औसत है वो कितना, 63 है। 9 का औसत कितना है, 63 सवाल में पहले बोल रखा है। 9 का एक समूह में विद्यार्थियों को औसत अंक कितने, 63 है। तो करो मल्टीप्लाई, 9 3 27 हाथ से लगी 2, 9 7 9 सिंह 54, 54 और 2 56, 54 और 2 56 हो गया, कितना 567 हो गया। ठीक है, बात है समझ। 3 का डाटा कितना है, 3 का डाटा आपको दे रखा है कितना, 78, 69 और 48। 78, 69 और 48, मैं इनको तीनों काउंट करूंगा तो 9 8 17, 17 8 25 हाथ से लगी 2, 6 और 6 12, 12 7 19, यानी 195 हो गया। तो 3 का जो डाटा है वो कितना है, 195 है। बेटा 6 का पूछा तो मैं माइनस कर दूंगा, 6 बच्चों का, तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 बच्चों का डाटा बचा। ठीक है, अब यहाँ से टोटल को मैं माइनस कर लूंगा तो बेटा 6 बच्चों का टोटल पता चल जाएगा मुझे, फिर मैं औसत निकालने में आसानी हो जाएगी। 7 में से 5 क्या, 2 बचा मुझे। ठीक है, 6 में से 9 जाएगा नहीं तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्या बचा, 4 4 में गया 3, 372 हो गया। कितना, 372 हो गया। अब बेटा 6 बच्चों का योगफल जो है, 6 बच्चों के अंकों का योगफल जो कितना 372 है, तो 6 बच्चों के अंकों का औसत कितना होगा, ये तो सवाल में पूछा है। तो आपका 2 चीजें आपके पास है, एक चीज तीसरी पूछे तो 372 बटे 6 करोगे तो 6 छंग 36, बचा 1, 12 हो 6 62, 62 बात है, 62 है। ऑप्शन नंबर कितना, ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में ई सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या है, 62 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ओहो, देखो क्वेश्चन नंबर 29 में देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल है। वैसे होने के लिए तो ये 1 सेकंड का सवाल है, ये आंसर अगर निकालना हो तो इसका क्या 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको आज मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। बहुत से बच्चों को कंसेप्ट क्या डाउट डाउट में रहता है इस चीज की। बोला है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से औसत चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी चाल कितनी होगी। ठीक है बेटा, इसका अगर ट्रिक देखें, औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, औसत चाल जब निकालनी हो तो 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। बेटा ये लो, और यही इसमें ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा 1 सेकंड वाला, लेकिन बात आती है कंसेप्ट सीखने की। ठीक है, कंसेप्ट सीखने की जब बात आती है हम कैसे निकालेंगे उसको, देखो भाई अब इसको समझना है, इसको बारीकी समझना है इसको। ठीक है, ऐसा कोई सिखाएगा नहीं आपको। ये ए है तो ये ए से लेके ये बी है। ठीक है, ए से लेके बी तक। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे आप तो x किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाओ, क्या होगा, x किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाओ। तो यहाँ से यहाँ तक जब आओगे आप तो y किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आओगे। और मान लो a से लेकर b तक की दूरी जो है आपकी z है, z मत लो, p ले लो, p ले लो। अब देखो टोटल दूरी कितनी हुई, कुल दूरी लगाओ आप, कुल दूरी कितनी हुई है, कुल दूरी यहाँ पे देखो कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी बेटा एक बार पी से इधर गया फिर एक बार पी इधर चला, यानी दूरी जो है एक बार पी इधर चले और पी दूरी एक बार फिर वापस चले, बेटा टोटल दूरी कितनी होगी, पी प्लस पी बराबर 2p हो गया। ठीक है, 2p हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालें क्या, हमें औसत चाल निकालें, तो चाल में तीनों चीजें हमें मिलनी चाहिए। क्या चाल पूछिए तो हमें 2 चीजें, 2 चाल बराबर क्या, तो दूरी बट्टे समय होता है, हमें समय भी चाहिए, है ना।
समय चाहिए, तो समय क्या हो जाएगा बेटा, समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी इंटू चाल। बताओ दूरी इंटू चाल सही है, बताओ भाई, दूरी इंटू चाल या दूरी बटे चाल या चाल बटे दूरी, क्या हुआ, इतना तो रिवाइज रखा करो भाई कि मतलब कभी आपसे पूछ ले कि मतलब चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, कि दूरी बराबर क्या होता है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। आराम से समझना इस कंसेप्ट को, मैं आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत स्टेप टू स्टेप, ठीक है। अब देखो क्या होगा, दूरी कितनी है इसमें आपकी, पी है, दूरी कितनी है, पी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के लिए समय, देखो समय लगेगा ना, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो एक्स से चला है या वाई से चला है, तो समय सभी दोनों साइड से अलग अलग लगेगा, दोनों क्या अलग अलग लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, पहले जो कंडीशन में समय लगा ए से बी तक के लिए जो समय लगा, ए से बी तक के लिए जो समय लगा है वो कितना लगा है आपका, दूरी, दूरी कितनी है, पी है, अपॉन में चाल कितनी है, एक्स की चाल है, ठीक है। अब बी से जो है ए तक के लिए जो समय लगा है, बी से जो ए तक के लिए समय लगा है, यानी बी से ए तक के लिए जो समय लगा है वो कितना लगा है, दूरी कितनी है, पी है, अपॉन चाल कितनी, वाई थी। तो कुल समय कितना लगा है, कुल समय देखेंगे इसको, कुल समय कितना लगेगा, इतना समय तो इसमें लगा है, इतना समय इसमें लगा है, इनको जोड़ देंगे, p अपॉन एक्स प्लस के p अपॉन वाई कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई आएगा, तो एक्स वाई कॉमन एलसीएम ले लिया मैंने, तो बेटा इसका डिवाइड इसमें देंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो पी वाई प्लस के वाई से वाई कैंसिल हुआ तो पी एक्स एक्स हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा, इसको मैं क्या ले सकता हूँ कि p ब्रैकेट में x प्लस के वाई, सॉरी हाँ अपॉन एक्स वाई, ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारा समय निकल गया, इतने घंटे ये ले रहा है, इतने घंटे ये आपको ले रहा है, ठीक है, इतने घंटे ले रहा है आपको ये, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर है ना, इसको डालो, चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। बेटा दूरी कितनी है आपकी, तो दूरी कितनी है आपकी, 2p है, कितनी है, 2p है, 2p अपॉन में समय कितना है आपका, समय ये दे रखा आपको, समय ये दे रखा, तो p और x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे रह जाएगा, तो 2p हो, और क्या करो, p से p कैंसिल कर लो इसे यहाँ से शॉर्ट करने के लिए, तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई, निकल के आया नहीं निकल के आया। तो ये था इसका कंसेप्ट, ठीक है। ट्रिक ये याद रखो कि किसी समान दूरी को आने और जाने में अगर अलग अलग चालों का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी औसत चाल निकालनी हो, तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई, इसको आप हमें ट्रिक के माध्यम से आपको दे देते हैं लोग जो टीचर, लेकिन इसका कंसेप्ट कोई नहीं समझाता है कि आया कैसे, ये ट्रिक बनी कैसी है, किसी को कोई नहीं बताता, ठीक है भाई। चलो भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। चलो भाई क्वेश्चन 30 नंबर क्या है, आप चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, थोड़ा सा रिवर्स कर लेना अगर दिक्कत हो तो कोई, ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा। थोड़ा छोटा चैट कर लेता हूँ। देखो भाई, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है और 25 और तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु बतानी है। क्या सवाल है, ठीक है, और जो भी कोई बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है, ठीक है, सवाल भी क्या है, ठीक है। देखो 80 बच्चों का औसत कितना है, 15 है, 80 का औसत कितना है, 15 है, 15 अट्ठे 120, यानी 1200 हो गया ये हमारा, 1 किलो लगी है तो 1200 हो गया हमारा, ठीक है। बोला कि 15 बच्चों का समूह, जो औसत समूह उसका 16 है, उसका औसत कितना 16 है, 15 का कितना है 16 है, तो 16 पंजे 80 काउंट करो, 16 पंजे 80, 80 लगी 8, 16 कम 16 8, 16 और 8 24 हो गए, 240 हो गए। अब जो अगले जो 25 बच्चों का समूह, उनकी जो औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है, 14 वर्ष है ना, 14 वर्ष है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 पंज 70, हाथ से लगी 7, 14 28, 28 7 35, यानी इतना हो गया। अब बोला शेष बच्चों की, यानी इतने बच्चों को हमें डाटा दे रखा है, टोटल बच्चों का डाटा दे रखा है हमें,
हमें शेष बच्चों को बताना है, तो बेटा क्या हो जाएगा, तो इनको हम काउंट करेंगे जो दिए गए हैं। 15, 25, 40 हो गया, इनको काउंट करेंगे तो 0, 5, 4, 9 हो गया, 2, 5 हो गया, यानी 40 बच्चों का योगफल कितना है, 590 आयु का। ठीक है, लेकिन अब बोला है कि हमें जो शेष बच्चे जो बचे हैं उनके आयु का औसत बताना है। हमें क्या करेंगे, 40 का डाटा तो हमें मिल गया, 80 बच्चे थे तो बचे कितने बेटा, 40 बच्चे बचे, 40 बच्चे बचे। अब देखो टोटल बच्चों का डाटा कितना, 1200 है, 1200 है। अब 40 का कितना, 590 है, 590 है, तो 590 को माइनस करूंगा तो इन 40 बच्चों का आ जाएगा, तो 590 को मैं माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 0, यहाँ चाह कितना 10, हासिल 10 हो गया, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ कितना बचा 11, 11 में 5 गया तो 6, यानी 610। यानी 40 बच्चों की आयु का योगफल कितना है, 610 है। तो मुझे औसत निकालना है, बेटा औसत निकालने क्या करेंगे हम, इसको 610 बटे 40 लिख देंगे, इसको काटेंगे इसको। ठीक है, तो 15 चौका 60, बचा कितना, 1 बचा, और 4 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 0.25 आता है। ठीक, 0.5 यानी 15.25 इनका क्या है, औसत है 15.25। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15.25। ठीक है भाई, आगे बढ़ते अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31। में देखेंगे, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी वह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य के द्वारा बदला गया है, तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है ये बताना है। देखो भाई, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आता है कि उनके जो क्या बोला जाए कि देखो समझना, किसी सदस्य के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, यानी औसत आयु जैसे आपको इस क्वेश्चन जैसे सामने आए तो औसत उतना ही है जितना इतने वर्ष पहले था। ठीक है, तो किसी चीज को हम बदलेंगे नहीं, बदलना पड़ेगा तो औसत उतना ही रहेगा। तो हमें उस जो दूसरा जो व्यक्ति नया लिया गया होगा उसकी आयु छोटी होगी, इसने उसने बोला ना कि क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक, यानी अधिक आयु वाला यानी कोई 50 साल का आदमी है और कोई 20 वर्ष का है, 30 वर्ष का, उसको 50 वर्ष वाले को निकाल दिया और 30 वर्ष वाले को ले लिया। ठीक है, तो उसको हमें देखना है वो छोटा है ना, वो कितना छोटा है, यही सवाल पूछेगा। इस तरह कंडीशन करने के लिए क्या करना होगा आपको, सदस्यों की संख्या इंटू औसत में, मतलब समय का जो डिफरेंस है, समय का डिफरेंस यानी औसत, जैसे सदस्य इंटू समय, ठीक है, ये कर लो। ठीक है, ये इतने से आप समझ जाओगे। जैसे सदस्य कितने 10 दे रखे और कितने वर्ष पूर्व आपको कितना है अंतर, मतलब बराबर रह रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व का अंतर बराबर रह रहा है, तो इंटू 2 कर 2 बराबर, तो 2 20 वर्ष। तो नया व्यक्ति आया वो क्या 20 वर्ष छोटा है, नया व्यक्ति आया क्या वो 20 वर्ष से छोटा है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला कि क्वेश्चन 32 में क्या बोला है कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है। ठीक है, ये बताना आपको। देखो पिता माता, देखो पिता माता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है, 35 है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, पिता माता और बेटा या पुत्र बात एक ही है, इनकी आयु औसत कितना है, 27 वर्ष है। इनका योगफल कितना होगा, 1 2 3, यानी 3 लोग हैं और औसत 27 और 27 के 81, यानी 81 हो गया। बेटा बेटे की आयु पूछी है, बेटे की आयु कितनी है बेटा, 70 तो माता पिता की आयु और 81 इन तीनों की आयु है, तो तीसरे व्यक्ति की आयु कितनी है, तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते अगला सवाल। बोला कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यहीं से सवाल को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। बेटा कितना है, 40 विद्यार्थी कितने बेटा आपके पास में, विद्यार्थी आपके पास में 45। ठीक है, इसमें से आपके कितने हैं, जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 30 है, गर्ल्स कितनी है, 30 है, जिनमें से लड़के बॉयज, ठीक है बॉयज 30 है, और लड़कियां कितनी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बेटा, जब 45 टोटल है तो 30 लड़के हैं तो 15 लड़कियां हो गई। ठीक है, बात ऐसे होगी। अब ये सवाल ना थोड़ा सा ना क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा आपसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराएगा, इसमें ना लैंग्वेज थोड़ा फंसा के दे रखी है। यदि लड़कियों का औसत भार 45 है, देखो क्या करें बच्चे, सबसे ज्यादा मिस्टेक पता क्या करेंगे, पहले लड़के दे रखा है,
इसमें 30 लड़कियां 6 लड़कियां हैं, जिनमें से लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, ठीक है, लड़कियों का। पहले वहां पे लड़कों का डाटा दे रखा है और यहाँ पे बताने के लिए स्टार्टिंग की है तो लड़कियों से की है। बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे एक मिस्टेक क्या करेगा कि लड़कों के डाटा से लड़कियों का डाटा मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तब बच्चा मतलब मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लड़कियों की है ना, तो लड़कियों की इंटू 45 कर देंगे, ठीक है। अब लड़कों का कितना है किलोग्राम, तो लड़कों का औसत भार कितना है, 52 है। लड़कों का औसत भार कितना है, 52 है, तो इंटू 52 करेंगे कुल निकालने के लिए। इतना तो समझ गए होंगे ना। अब मुझे बताना है कि तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना होगा, ये बताना, ठीक है। करेंगे इसको, 0 का 0 ले लो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 1560 तो लड़कों का वेट हो गया 1560। लड़कियों का देखेंगे 15 पन्ना 75 हाथ से लगी कितनी 7 और 15 चौका 60 67 हो गया, यानी 775 675, ठीक है। अब बेटा ये लड़कों का वेट है, ये लड़कियों का वेट है, मुझे पूरे बच्चों का वेट निकालना है, तो मैं क्या करूँ, दोनों को काउंट कर दूंगा, तो 5 हो गया हमारा, 5 हो गया, ठीक है। इसका 7 और 6 13 हो गया, हाथ से लगी 1, 6 और 5 11 और 1 12 हो गया, हाथ से लगी 1 और 1 और 1 2, यानी 2235। कितना हो गया, 2235 हो गया, कितना हो गया, 2235 हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो 2235 हो। अब लेकिन पूरी कक्षा का जब औसत निकालोगे आप, पूरी कक्षा का औसत निकालोगे तो कितना होगा कि हमें बच्चे कितने हैं, यानी पूरी कक्षा का वेट तो इतना हो गया, और बच्चों की संख्या कितनी है, 45 है, कितना है 45 है, तो 45 का इसमें डिवाइड देंगे, 45 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार देंगे, देखेंगे पॉइंटों में कोई ऑप्शन है, पॉइंट में नहीं, सीधे सीधे जा रहा, तो सीधे सीधे ये भी कटना चाहिए, ठीक है। कितने से कटेगा, देखो 50 से तो कटेगा नहीं, 50 से भी नहीं कटेगा, है ना, और क्यों नहीं कटेगा, देखो 50 से काटेंगे तो 0 होना चाहिए, इसको अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा लास्ट में, 50 नहीं जाएगा, ठीक है। 48 8 पंच 40, यानी फिर भी 0 आना चाहिए, इससे भी नहीं कटेगा। लेकिन एक चीज, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग में कितना, लगभग मतलब पॉइंटों में ही जाएगा, ये पॉइंटों में जाएगा, तो बेटा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 2235 डिवाइड 45, लगभग में, तो बेटा लगभग में पूछा है ना, तो आंसर जो पॉइंटों में आएगा लगभग में आपको उसको आंसर देना है। तो कितनी बार जाएगा ये, 5 से दे लो, 5 से करेंगे इसको 55 25 हाथ से लगी 3, तो ज्यादा हो गया, 4 से 2 से 4 पंजे भी हाथ से लगी 2 और 4 से 16 तो 18 हो गए, ठीक है भाई। तो 3 बचा, यहाँ पे 18 12 से 4 गया तो 12 से 8 गया तो 4 बचा, ठीक है। तो हमने 5 ले लिया, तो हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम काउंट करके देखते हैं। 10 से करेंगे 450 और 9 से करके देखो, 9 से हमने, तो 5 9 45 ऐसे लगी 4, 5 9 45 ऐसे लगी 4 और 9 से 36 36 4 40 हो, कितना बचा 2 और 3, पॉइंट लगाया हमने 0 ले ली, पॉइंट लगाया हमने 0 ले ली, पॉइंट लगाया हमने क्या ले ली 0 ले ली हमने, ठीक है। अब फिर से करेंगे, 5 से करेंगे 225 आ रहा था, 5 से 2 6 से करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 55 25 हाथ से लगी 2 और 5 सॉरी 56 30 56 30 हाथ से लगी 2 3 हाथ से लगी 3 और 6 6 24 27 यानी 30। अब ये देखो यहाँ से आप राउंड ऑफ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है औसत आ रहा है 49.6 आ रहा है, ये किसके नजदीक है, तो ऑप्शन देखो 48 के नजदीक है या 49 के नजदीक है या 50 के नजदीक है या 51 के नजदीक है, तो आप कहोगे ये 50 के नजदीक है। अगर ये 49.4 होता या 5 होता तो हम क्या लिखते, इसको 49 लिखते, लेकिन ये क्या 49.6 है, तो ये 50 किलोग्राम हो जाएगा। तो लगभग में कितना हो सकता है, लगभग में कितना 50 किलोग्राम का औसत निकल, 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम औसत, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखो भाई, क्या बोला गया कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि होती है, ठीक है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है ये बताना, ठीक है। चलो इसको मैं इसको 2 तरीके से समझाऊंगा, उसको आपको पहले बता देता हूँ, पहले इसका बेसिस समझाऊंगा, फिर इसका मैं अपना कंसेप्ट समझाऊंगा, अपना मेरा कंसेप्ट क्या सवाल के लिए, ठीक है। देखो मान लो उसने 12वीं पारी की बात हो रही है ना, तो उससे पहले कितनी पारी खेल चुका, वो 11 पारी खेल चुका, ठीक है, 11 पारी में खेल चुका है, और 11 पारी में उसका जो औसत है वो x था, तो टोटल रन कितने हो गए 11x, यानी 11x हो गया, 11x हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि 12वीं पारी में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी 12वीं पारी में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, x + 2 हो गया हमारा, और क्या हो जाता है
कितने रन बनाए उसने? 63 रन बनाए। 63 रन बनाए हैं तो क्या हो जाएगा, इसको बराबर करेंगे इसको, तो इसके साथ में 63 जोड़ दूं तो 12 पारी का टोटल निकल के आ जाएगा 11x प्लस के 63। बातें समझे? यानी 63 रन जो बनाए हैं वो 12 पारी बनाए। 12 पारी का टोटल मैं देखता हूँ तो ये तो 11वीं पारी तक का टोटल था, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं, तो मैं इसके साथ में इसको जोड़ दूं तो 12 पारियों का टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल का कंसेप्ट क्या कहता है कि पदों की संख्या इंटू औसत कर दो उसका, तो बराबर पदों का योगफल आ जाता हमारा, तो इंटू कर दो तो 12x प्लस के 12 दूनी 24 बराबर 11x प्लस के 63। मैं इसको इधर करूंगा तो 11 और 12 में से 11 जाएगा तो x बचेगा बराबर 24 इधर करेंगे तो 63 माइनस के 24, कितना x बराबर कितना आ गया बेटा हमारा 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ में कितना बचा 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 गया 3 यानी 39 आ गया। बोला कितना 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था, 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी कर दो, 12वीं पारी में उसका औसत कितना हो गया x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 यानी 39 प्लस के 2 कितना हो गया 41 हो गया, कितना 41 हो गया। ठीक है भाई, ये तो रहा इसका तरीका, बेसिक कंसेप्ट इसका ऑप्शन में ऐसे ही है। अब मेरा तरीका देखोगे आप, तो मेरा तरीका क्या होगा, ठीक है मेरा तरीका देखो तो मैं हटा देता हूँ इसका, आप स्क्रीनशॉट लेना चल सकते। मेरा तरीका जब आप देखोगे तो क्या करेंगे, इसमें आप लिखोगे पहली, नोट करने साथ साथ पहली पारी का औसत, पहली पारी का औसत बराबर, ठीक है ना, ठीक, पहली पारी का औसत क्या है, नए रन नए रन नए रन माइनस दूसरी पारी इनटू, दिख रहा है, ठीक है, इनटू औसत में वृद्धि, तो आगे नीचे तो नहीं दब रहा है, औसत में वृद्धि। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा हमारी ये नई पहली पारी का औसत निकल जाएगा। पहली पारी तो औसत समझ लेना, इसमें कंसेप्ट को अगर नहीं समझे तो फिर ये आपको बताना बेकार है। ठीक है, पहली पारी क्या होगी, जैसे इसमें बोला कि 11 और 12, 11वीं पारी और 12वीं पारी, बेटा ये जो आपकी पहली पारी है, पहली पारी ये क्या है, पहली पारी है, ये दूसरी पारी। ठीक है, नए रन आपको पता है नए रन कितने बनाए उसने, ये आपको ढूंढ सकते हो सवाल में, औसत में वृद्धि आप पता ही है। ठीक है, क्या करेंगे, पहली पारी का औसत बराबर कितना होगा, नए रन कितने बने हैं, नए रन बने बेटा उसमें 63 नए रन बने हैं, माइनस दूसरी पारी कौन सी 12 है, इनटू औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, कितना हो गया हमारा, तो 63 माइनस के 12 दूनी 24, इसको जब माइनस करो कितना 39 आएगा, 39 आ गया। ठीक है, अब ये पहली पारी का औसत निकला है, 11वीं पारी का औसत निकला, उसने क्या बोला है, उसने बोला 12वीं पारी का औसत बताओ, 12वीं पारी के बाद का औसत बताओ। बेटा इसमें औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 12वीं पारी के लिए 2 की वृद्धि हुई है, प्लस इसमें 2 कर दो, ये कितना 41 आ जाएगा। ठीक है भाई, आए भाई समझ, कितना इजी था ना, ये एक्स फैक्स कोई झंझट ही खत्म हो गया है। ठीक है, चलो आगे ऐसा सवाल आएगा तो अब मैं इसी बेस पे कराऊंगा, आप इसको फॉर्मूला वगैरह जो भी कुछ है इसका स्क्रीनशॉट लो या जो भी कुछ करना वो कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। बोला क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारी का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा उससे इससे उसके औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो जाती है, तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है ये बताना आपको। ठीक है, बताओ भाई, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, पहली पारी का औसत बराबर नए रन माइनस के दूसरी पारी इंटू औसत वृद्धि। ठीक है, तो पहली पारी का औसत कितना है ये हम निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें 6 ऐड कर देंगे, आंसर निकल आएगा। बेटा नए रन कितने बने हैं, नए रन कितने बने बेटा, नए रन कितने बने 108, 108 रन बने हैं, और माइनस पारी कितनी है 11, 10 पारी हो चुकी है, 11वीं पारी 11 इंटू 6 की वृद्धि है, कितना 108 माइनस के 66 करोगे कितना हो जाएगा, 8 में 6 गया 2 और 10 में 6 गया तो 4, 42 हो गया। ठीक है, ये 42 क्या है 10वीं पारी का औसत है, 42 क्या है 10वीं पारी का औसत है। ठीक है, 42 हो 10वीं पारी का, अब मुझे 11वीं पारी का औसत चाहिए, उसमें औसत में वृद्धि कितनी हुई, 6 की हुई थी, तो यहाँ पे प्लस 6 कर दो, कितना 48। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोला कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था, 282 का लक्ष्य है। ठीक है, तो शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए, शेष 40 के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। देखो भाई, लक्ष्य कितने का है, लक्ष्य कितने का है, लक्ष्य जो है आपका कितना है 282 का, 282 का लक्ष्य कितने का 282 का। ठीक है,
10 ओवर में देखो 10 ओवर में रन रेट क्या रहा है, 3.2 रहा है, तो टोटल रन कितने बने हैं, तो 10 इंटू इसको करोगे तो 32 बने। मुझे कितने रन की और रिक्वायरमेंट है, 282 रन मुझे बनाने हैं, 32 बन चुके हैं। 282 जब मुझे बनाने हैं, 32 बन चुके हैं, तो कितने रन और चाहिए, माइनस करो तो 0.5 यानी 250 रन और बनाने। कितने ओवरों में, आप कहोगे 40 ओवरों में बनाने, 40 ओवर में। औसत निकालने के लिए क्या करोगे, तो 250 बटे 40, तो 0 0 खत्म हुआ, 6 चौक 24, बचा एक को निकालेंगे 0.25। ठीक है, ये 6.25 का रन रेट रहना चाहिए। ठीक है, 6.25 का रन रेट रहना चाहिए, यानी एक बॉल पे एक रन से ज्यादा में चाहिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, 37 क्या कहता है, 37 वही कहता है जो कहना चाह रहा है, समझे इसकी बात को। क्या कहेगा 37 जो है, बोला है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रन की संख्या कितनी, बनाए गए रन की संख्या कितनी, ये बताना है। तो सेम पैटर्न वही है जो अभी मैं पीछे आपको बताया था, अपने वाला कंसेप्ट मैं सीधा लगाऊंगा। 51वीं पारी और 52वीं पारी, ठीक है, तो इसमें क्या बोला, 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी है, समझो इसको दोबारा से। एक बल्लेबाज अपनी 51 पारी पूर्ण करने पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत क्या है, 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो बल्लेबाज द्वारा 51 पारी बनाए गए रनों का, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे औसत में वृद्धि नहीं बताई है, औसत में वृद्धि बताइए, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने रनों का अंतर नहीं बताया, रनों का अंतर नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो समझो इसको क्या करेंगे इसको, कि उसने 51वीं पारी में, फिर से एक बार रिपीट करो, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी पूर्ण 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत जो है 59.6 से 60 हो जाता है, यानी 59.6 जो है उसका औसत कहाँ था, 51वीं पारी से पहले था, 51वीं पारी से पहले था, यानी 50 पारी खेली, 50 पारियों का जो औसत था वो कितना था, 59.6 था, इसका टोटल निकालेंगे। ठीक है, अब जो 51वीं पारी में जो औसत है उसका कितना है, 60 है। ठीक है, इसका टोटल निकालेंगे। बोला उसने 51वीं पारी में रनों की संख्या कितनी है, बेटा मैं इन दोनों का अंतर निकाल दूंगा, इन दोनों का अंतर निकाल दूंगा, तो समझो इस चीज को फिर से समझो। 50 पारी तक उसका औसत कितना था, 59.6 था, 51वीं पारी में उसका औसत कितना, 60 हो गया। 51वीं पारी में उसे कितने रन होना है ये आपको बताना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या, इनका अंतर निकाल दोगे तो 51वीं पारी का रन निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो 5 6 30 हाथ लगी 3, 5 9 45 48 हाथ लगी 4, 5 25 29, और एक का पॉइंट लगा तो एक का पॉइंट लगा, यानी 2980। तो जब करेंगे तो 0 6 एकम 6 और 6 30, यानी ये हो गया, यानी 2980 तो यहाँ पे रन थे 50 पारियों तक। 51वीं पारी में 3060 हो गए, तो बेटा इसने रन कितने बनाए, तो देखो 60 तो ये है और 20 इधर कम है 3000 से, यानी 80 रन का टारगेट रखा था उसको 52वीं पारी में। ठीक है, 80 रन बनाए थे। आगे तो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन 38 में कितना दे रखा है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ जाता, तो 11वीं पारी का औसत कितना ये बताना आपको, 11वीं पारी का, यानी इसने पिछली वाला पूछ लिया, पिछला वाला पूछ लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 11वीं पारी का औसत बराबर, 11वीं पारी का औसत बराबर कितना, कि कुल रन जो नए रन है वो कितने बने हैं, नए रन कितने बने हैं 129, 129 माइनस के दूसरी पारी कौन सी, 11वीं पहली है तो दूसरी 12वीं हो गई, इंटू औसत में वृद्धि कितने की हो रही है, 9 की हो रही है, ये हो गया। तो 129 माइनस के 12 नंबर 108, कितने की हो गई, 9 में से 8 गया तो 21 रन, जो 11वीं पारी का औसत है वो 21 है, 11वीं पारी का औसत जो है कितना है 21 है, तो एक्स वगैरह मान करो बेटा बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, एक्स वगैरह मान करो बहुत लंबा जाएगा। चलो भाई आगे देखें। ओहो ओहो, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन इतना बड़ा, क्वेश्चन बच्चे तो ऐसे डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या दे रखा हुआ, क्या समझेंगे, क्या करेंगे, क्या, है ना। तो ये चीजें ना आप इसमें मत देखा करो, इतना बड़ा क्वेश्चन है। कभी क्या होता है बेटा, इतनी बड़ी लैंग्वेज दे देते हैं, बस उसमें सिर्फ एक माइनस करना होता है या एक प्लस करना होता है, या सिर्फ एक मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है, लैंग्वेज इतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच में जो अनुपात है क्रमशः 3:5:2 का अनुपात है,
जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250% अधिक है, 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर चलता है की दूरी तय करता है। तो कार और जीप की औसत गति बतानी है। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे, ये कार है, ये जीप है, ये ट्रैक्टर है, ठीक है। कितना 3:5:2, 3:5:2। सवाल क्या कह रहा है कि जो जीप की गति है ना, जीप की जो गति है वो ट्रैक्टर की गति से 250% है, ट्रैक्टर की गति का 250% है। तो अब यहाँ पे देखो ये 5 है, क्या 2 का 250% है? आपको कोई बेटा देखो 2 का डबल करेंगे यानी 2 का 200% करेंगे, 4 हो गया, और 2 का आधा करेंगे 50% यानी 1 हो गया। तो 4 और 1 5 हो गया। नहीं समझ आता ऐसे समझो कि 2 5 जो है 2 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 50 बार, और 50 इंटू 5 250%। तो बेटा यहाँ पे ये चीजें वैल्यूएबल हैं, यानी ये फॉलो कर रही है, चीजें फॉलो कर रही हैं। इस चीज हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, ये चीज हम ऐसे रखेंगे। अब क्या बोला है, तो ट्रैक्टर जो है 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है 12 घंटे में। ट्रैक्टर जो है, सवाल ने बोला ना, ट्रैक्टर जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल क्या हुई, तो 360 बटे 12, 12 थी 36 यानी 30 हो गया, यानी ट्रैक्टर की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इंटू 15 का मल्टीप्लाई किया यानी 15, ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, 2 से 15 किया। अब ऐसे जीप की चाल निकालूंगा मैं, जीप की रियल चाल निकालूंगा, तो इसके साथ ही 15 का मल्टीप्लाई करूंगा, 15 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 2 की 30 हो गई। अब 1 की 15 तो 15 5 की कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ऐसे इसको करेंगे तो 15 थी 45। अब बोला है कार और जीप का औसत बताना है। कार और जीप, कार की चाल कितनी 45 है, जीप की चाल कितनी 75 है। तो 45 प्लस के 75 और औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 और 5 80 और 40 120 हो गया, 120 बटे 2 यानी कितना होगा 60 हो जाएगा। औसत कितना आएगा 60 आएगा, औसत कितना आएगा 60 आ जाएगा, औसत कितना आएगा बेटा 60 आएगा, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, 10 सम प्राकृतिक संख्या। देखो पहले सम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो देखो क्या आ जाएगा, पहली सम प्राकृतिक संख्या 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, 14 है, 16 है। ये सम बेटा सम तो जानते हो ना, 14 16 18 सॉरी 16 16 18 और 20, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनने के लिए क्या करेंगे, एक तरीका देखो ऐसे भी है, ए प्लस एल कर लो, ए प्लस एल वाला लगा दो, 2 प्लस के बेटा ए प्लस एल आप तो लिखने की जरूरत है नहीं कोई, ए तो पहला और अंतिम पद तो क्या अपन 2 कर दो, ठीक है, 22 बटे 2 यानी कितना हो गया 11 हो गया बेटा, औसत कितना 11 होगा बेटा। एक फनी तरीका क्या है, मजाक मजाक में करना है तो बेटा ये लो, ठीक है, ये लो 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 कट गया। अब बेटा 10 और 12 के बीच की संख्या कितनी, जिसका अंतर मतलब आपस में बराबर हो, 11 के लिए भी मतलब 10 के लिए भी वही वैल्यू हो और 12 के लिए वही वैल्यू, तो क्या कहोगे 11 है, वो संख्या कितनी 11, तो 11 आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी, ठीक है। आगे जो हम करेंगे, आगे कोशिश करेंगे हम जो आगे जो है वो अगले भाग में वो आपका जो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। जो आगे सवाल है वो अगली क्लास में लेंगे, ठीक 10 बजे आपकी ये क्लास चालू हो जाएगी। तो सभी जो साथी हैं जो बने रहें, सभी शेयर करते रहें, सभी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो सबको धन्यवाद, जय भारत जय हिंद।